Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss class 10th English sample paper और उसमें से हम लिटरेचर सेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। पहला एक्सट्रैक्ट जो है वो द प्रपोजल चैप्टर में से है और उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक्सट्रैक्ट है कि नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड कुकिंग, वेल एजुकेटेड, व्हाट मोर डू आई वांट, but I am getting noise in my ears from excitement. I am already 35. A critical age so. चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आप पैसेज को समझ ही गए होंगे। नतालिया के बारे में बोला जा रहा है, उससे शादी के बारे में बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीकर जब ये कहता है कि व्हाट मोर डू आई वांट, तो उसका क्या मतलब है? इन 4 ऑप्शंस में से बताना है और इसका ऑप्शन है बी। व्हाट मोर डू आई वांट मतलब नतालिया इज़ गुड मैच फॉर हिम, और मतलब उसमें जितनी चीज़ें चाहिए मुझे अपनी वाइफ में उससे ज़्यादा हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है स्पीकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद व्हाट डू द गिवन लाइन्स टेल अस अबाउट द स्पीकर, स्पीकर के बारे में ये लाइन क्या बताती? तो देखिए इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। द गिवन लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर वांटेड टू लिव अ रेगुलर लाइफ, कि उसको एक रेगुलर लाइफ जीनी है, ये बताती हैं ऊपर की जो लाइन्स। उसके बाद चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे क्रिटिकल और सेफ कनेक्टेड हैं, इसी तरीके से इंटरफेरेंस के साथ हमें एक्सट्रैक्ट में से एक वर्ड लेना है और वो वर्ड होगा एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा एक्साइटमेंट, ये दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द स्पीकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज को अगर देखा जाए तो? बी, ही सफर्स फ्रॉम अटैक्स ऑफ एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट्स के अटैक्स उसको होते हैं। उसके बाद इस पैसेज में से लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर प्लेस, जो वर्ड है उसका मीनिंग सही तरीके से इनमें से कौन सा आ रहा है? देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेज में प्लेस कहाँ यूज़ किया गया है। लास्ट लाइन में यूज़ किया गया है इन द सेकेंड प्लेस। तो ये पूछ रहे हैं इसी सेंस में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम नॉट एलिजिबल टू ट्रेवल, इन द सेकेंड आई डू नॉट हैव अ पासपोर्ट। तो जो पैसेज में सेंस निकलता है प्लेस वर्ड का, वो ही इस लाइन में उस तरीके से निकलता है, ऊपर के 3 ऑप्शंस में नहीं निकलता है ऐसा। उसके बाद अगला एक्सट्रैक्ट जो है वो बोहली जो चैप्टर है उसमें से दिया हुआ है और पैसेज में बताया गया है कि जो रामलाल हैं वो भोली को स्कूल लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसे सही से कपड़े पहना दीजिए, और इस तरीके की चीज़ें इसमें पूरी बताई गई हैं। चलिए तो इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन, स्कूल वर्ड जो लास्ट में आया है यहाँ पर, व्हेन देयर इज़ द स्कूल, इस सेंस में कौन सा ऑप्शन आता है? तो ए ऑप्शन ही, ए न्यू स्कूल फॉर गर्ल्स इज़ बीइंग बिल्ट इन द विलेजेस। तो जो सेंस स्कूल का यहाँ पर निकलता है वही इस सेंटेंस में निकलता है, बाकी में देखिएगा ये नहीं निकलेगा। जैसे सी क्वालिफाइज फॉर द एग्जाम एंड ऑप्टेड फॉर द स्कूल ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पर स्कूल का मीनिंग अलग है, ठीक है, लेकिन जो बात इसमें यहाँ स्कूल से हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक एनालॉजी दी हुई है, एंगर और फिर काम। एंगर मतलब बहुत गुस्सा, काम का मतलब शांत। फील्ड और इसका जस्ट उल्टा पास्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा पास्ट। नेक्स्ट है द बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ भोली फेल्ट, भोली ने कैसा महसूस किया एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट डे, स्कूल से आने के बाद पहला दिन उसने जो स्कूल में रहा, तो होपफुल एंड इलेटेड। नेक्स्ट है फ्रेजेस पास्ड ऑन इज सिमिलर टू, पास्ड ऑन जो फ्रेजेस है वो किस से सिमिलर है? ये 5 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, हैंड मी डाउन, नियरली न्यू, रबिश, स्क्रैप, और फिर नीचे देखिए ऑप्शंस हैं 1 और 2 मतलब ये दोनों, ओनली 1 सिर्फ ये ही, 3 एंड 3 तो इसमें तो कोई समस्या है, और 2 एंड 5
ठीक है, ये दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, ओनली वन। हैंड मी डाउन, पास्ड ऑन का मतलब कोई चीज़ पास करना, या हैंड मी डाउन, तो वो भी सेम है। बाकी के जो ये वर्ड हैं इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, या ये इस चीज़ से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन टेंस दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग निकल कर आता हो तो इसमें देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, डिसेंट इज एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज शी वॉज ड्रेस्ड इन अ डिसेंट मैनर फॉर द इंटरव्यू। तो आपको अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाता है डिसेंट के यूज़ के ऊपर, तो इन्होंने बना दिया शी वॉज ड्रेस्ड इन अ डिसेंट मैनर फॉर द इंटरव्यू। चलिए उसके बाद पोएम में से कुछ दो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। पहला एक्सट्रैक्ट जो है वो है पोएम हाउ टू टेम वाइल्ड एनिमल में से, और ये है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, और एशियन लाइन के बारे में ये बता रहे हैं इस पूरे उसमें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। व्हेन द लायन रोर्स, जब लायन रोर करता है तो क्या होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो आगे आप इसमें लिखेंगे वंस हार्ट्स बिगिन टू बीट फास्ट एज वन इज स्केयर्ड, जैसे वो डर जाते हैं तो उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। व्हाट डज द पोइट मीन बाई जंगल्स इन द ईस्ट। जंगल इन द ईस्ट का मतलब है फॉरेस्ट्स इन एशियन कंट्रीज, ऑप्शन सी। व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ एशियन लायन के क्या फीचर्स हैं, ह्यूज इन साइज होते हैं, रोर भी करते हैं, दहाड़ते हैं, बहुत तेज ब्राउनिश कलर में होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है कि नहीं। द लायन इज ऑरेंजिस ब्राउन इन कलर, बिल्कुल सही है, ट्रू है तो ये, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट है द टोन ऑफ द गिवन लाइन, कैसी टोन है, तो टोन है ह्यूमरस, सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला एक्सट्रैक्ट जो है वो है पोएम फायर एंड आइस में से। सम से ये कुछ कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, कुछ आइस से कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ही पोएम है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फायर रेफर्स टू, फायर इन 5 चीज़ों में से किस किस को, वायलेट जी वायलेट डिज़ायर्स को करती है, वायलेंट डिज़ायर को, पैशन को भी करती है, जेलसी को भी करती है, ट्रम्प को नहीं करती है, कंडमनेशन को भी नहीं करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम। पोएम के थ्रू पोइट क्या कन्वे करना चाहता है, तो पोइट यही करना चाहता है कि एक्सेस ऑफ इमोशंस जो है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। द एक्सेस ऑफ इमोशंस होल्ड द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ पोइट। कौन जो टोन है उसके बारे में बताना है, तो बी, सार्कास्टिक है, व्यंग्यात्मक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी हेट, फिर डिटेस्ट, डिकम्पोज, और ये देखिए यहाँ लिख रहा है पेरिस, तो यहाँ पर आएगा पेरिस का मतलब ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। और लास्ट में है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच एंड, जो पोएम में आ रहा है एंड का मतलब अंत हो जाना किसी चीज़ का, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ही रियलाइज दैट हिज एंड वॉज नियर, तो ए। इस तरह के क्वेश्चन हर एक्सट्रैक्ट में पूछे गए हैं, सेंस पैसेज जैसा ही निकलना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन में से 4 ही करने हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइगर, पोएम जो है, पोएम में जो टाइगर है, हैड लॉस्ट, अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट खो चुका है, वो कौन सी पोएम में, अ टाइगर इन द जू पोएम में, कैप्टिविटी में, मतलब उसे जो बंद करके रखा गया है। देखिए ये दिया इसका आंसर, आई बिलीव दैट टाइगर इन द पोएम हैड लॉस्ट, कि बिल्कुल सही बात है, नेचुरल इंस्टिंक्ट वो उसका लॉस्ट हो चुका है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, करेज है, और जो भी उसके इंस्टिंक्ट हैं अब फ्यूटाइल हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, एज दे आर नेवर पुट टू यूज़, क्योंकि उनका यूज़ ही नहीं हुआ, और जिसको जब आप यूज़ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आपकी चली जाती है। वाइल इज इम्प्रिजेंट इन 4 वॉल ऑफ कंक्रीट। अगला क्वेश्चन है पोएम में से फॉर एनी ग्रेगरी, वो क्वेश्चन क्या है, द येलो हेयर इज़ अ सिंबल इन द पोएम। पोएम में जो येलो हेयर है वो एक सिंबल की तरह दिखाया गया है, तो बताइए ये कैसा सिंबल है। तो ये बताते हैं, द येलो हेयर पोजेस्ड बाय एनी ग्रेगरी इज अ सिंबल ऑफ द फिजिकल ब्यूटी, का सिंबल है वो, शारीरिक जो सुंदरता होती है।
विच टेम्प्स पीपल टू ओनली फोकस ऑन द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, और जो सिंबलाइज करता है कि जीवन में सिर्फ फिजिकल आस्पेक्ट्स को कुछ लोग देखते हैं, उनसे टेम्प्ट हो जाते हैं. इन द पोएम इट डिस्ट्रैक्ट द मैन सो मच so that they love Annie Gregory for her physical beauty, not internal beauty. और उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए ही उसे प्यार करते हैं, ना कि उसकी इंटरनल ब्यूटी के लिए. अगला क्वेश्चन है, why did Annie think she could confide more in diary than in pupil? तो एनी ऐसा क्यों सोचती है? तो इसका आंसर यहाँ पर है, एनी थॉट दैट शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन पीपल बिकॉज शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस. तो लोगों के नहीं है वो, ठीक है, लोगों से इतना खुल के बात नहीं कर पाती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन डायरी में तो वो इसको बात बताती है, क्योंकि जो डायरी है, जो पेपर है, वो ज़्यादा पेशेंस हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं. देन पीपल टू लिसन टू हर थाट्स, सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थाट्स इन हर डायरी विच शी हैड इन हर माइंड. वो उसे जज भी नहीं करती है डायरी, लोग जज करते हैं, तो इसलिए वो डायरी से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, ये बताया गया. अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? तो वली जो है, मैडम राइड्स थी बस में, जो कैरेक्टर है, उसने कैसे पैसे बचाए अपनी पहली जर्नी के लिए? क्या वो उसके लिए आसान था? तो नहीं जी, आसान तो एक बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है. वली सेव्ड अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय नॉट सेंडिंग मनी. उसने टॉयज़ पर पैसे खर्च नहीं करे और कोई भी ईटेबल्स, खाने की चीज़ें भी नहीं खरीदी. सी कंट्रोल सेव बाइंग थिंग्स, और उसने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, और इसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि जब वो गांव के मेले में गई थी तो उसका मन था झूले पे, मैरी गो राउंड पर बैठने का, लेकिन वो नहीं गई. सी वॉज एबल टू सेव 60 पैसा फॉर हर फर्स्ट, और उसने 60 पैसा बचा लिया अपनी फर्स्ट बस जर्नी के लिए. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? तो जो वुमेन कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, उन्होंने स्ट्रेंजली क्यों देखा नरेटर को? ब्लैक एयरप्लेन में से है ये. द वुमेन इन द कंट्रोल लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज नरेटर आस, क्योंकि नरेटर ने नीचे आके पूछा कि वो जो ब्लैक एयरप्लेन था जिसने उसकी हेल्प की थी, ठीक है, उसके बारे में, लेकिन वो कह रही थी कि कोई ऐसा और आपके अलावा तो और कोई एरोप्लेन था ही नहीं वहाँ पर. वेयर द एयरपोर्ट रडार स्क्रीन शोड नो प्लेन एक्सेप्ट द नरेटर के अलावा. तो वो इसलिए स्ट्रेंजली देख रही थी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई दूसरा ब्लैक एरोप्लेन है ही नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं 3 मार्क्स के ही. डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल्स इन द स्टोरी दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर? के स्टोरी में जो डिटेल है उनसे पता लगता है कि अनिल जो है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, और क्या इससे उसका जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन होता है? यस, ये आंसर. इट इज़ सिग्निफिकेंट डिटेल्स. अब देखेंगे डिटेल्स भी किस तरीके की दी हैं, क्योंकि उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. यूज टू स्पेंड अकॉर्डिंग, जैसे उसकी इनकम होती है, कभी वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, जब पैसे होते हैं तो सेलिब्रेट करता है, जब नहीं होते हैं तो बोरो करता है. दिस फैक्ट समवेयर एक्सप्लेन काइंडनेस एंड सिंपैथी, और ये भी दिखाता है उसकी काइंडनेस को, उसके सिंपैथी को, जो हरी को वो ट्रीट करता है जिस तरीके से. हिज कंडीशन इज टू सम एक्सटेंट सिमिलर टू हरी की तरह ही है उसकी कंडीशन. ही ऑल्सो स्ट्रगल टू गेट प्रॉपर मील्स. ही अंडरस्टैंड हरीज कंडीशन एंड दस हेल्प हरी. उसकी समस्या को सुनता है, समझता है और उसकी हेल्प भी करता है. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. ये तो क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन है, कानून में विश्वास नहीं रखता है. तो ये बताना है, प्रूव करना है कैसे. तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट ज़रूर था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था. जब वो इनविजिबल हो जाता है अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो देखिए वो अपने लैंडलॉर्ड के हाउस को ही जला देता है, तो एक लॉलेस पर्सन ही कर सकता है. वो एक थिएट्रिकल शॉप लंदन जो में होती है उसको भी रॉब करता है, उसमें चोरी करता है, अगेन ये लॉलेस पर्सन का ही साइन है. और आइपिंग जो विलेज होता है उसमें वो क्लर्गी में इनके यहाँ पर भी चोरी करता है. ये ऑल्सो हिट द विलेजर्स, को मारता भी है, जिसमें मिसिज हॉल, उनके हस्बैंड और कांस्टेबल जेफर होते हैं. विद हिज क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड ही यूज्ड हिज इनविजिबिलिटी, और अपनी इनविजिबिलिटी का वो गलत फ़ायदा उठाता है, लोगों को परेशान करता है और क्राइम करता है. तो ये दिखाता है कि ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन. और इसमें आखिरी क्वेश्चन है,
व्हाट आर द सटल वेज, किस तरीके से जो लेडी थी उन्होंने हॉरेस डेनबाई को धोखा दिया, डिसीव किया और ये दिखाया कि वही लेडी ऑफ द हाउस हैं और हॉरेस ने उन पे शक नहीं किया। तो ऐसा उन्होंने कैसे कहा, ऐसा क्या किया जिससे हॉरेस को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और हॉरेस को धोखा दे पाई वो लेडी। एक तो कॉन्फिडेंट वॉक, और जो डॉग शेरी था उससे उनकी फेमिलियरिटी इतनी ज़्यादा थी, हर एक्ट ऑफ टचिंग अप, मतलब वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी। तो हॉरेस डेनबाई को बिल्कुल भी ऐसा शक नहीं हो पाया। विद विच ही पिक सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही उस घर को पूरी तरीके से जानती हैं और लेडी ऑफ द हाउस हैं। हॉरेस into thinking that she was the lady of the house. Horace does not suspect anything as he was too frightened to think, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ भी था, ढंग से सोचता तो तभी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं अब 6 मार्क्स के, दो हैं, दो में से एक करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला के ऊपर कि जो मंडेला की अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम के बारे में वो चेंज होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग और उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बताया हुआ है कि जब शुरुआत के दिन थे उनके मंडेला की जो फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग है, तो देखिए एज अ चाइल्ड वो फ्रीडम क्या मानते थे कि अपनी जो वो करना चाहते हैं वो चीज़ें करें, वही फ्रीडम होती है। ही वॉज बॉर्न फ्री, फॉर हिम एज लॉन्ग एज ओबेड हिज फादर एंड फॉलो द रूल ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी वे। लेकिन जैसे वो फिर बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, ही रियलाइज दैट फ्रीडम दैट ही एंजॉयड एज यंग बॉय वॉज जस्ट एन इल्यूजन, कि वो तो सब एक धोखा था, इल्यूजन थी जो एज अ यंग बॉय वो एंजॉय कर रहे थे। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रीडम, उनको कोई फ्रीडम नहीं है। नाउ ही डेवलप्ड अ डिज़ायर टू गेन फ्रीडम, और अब वो एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं फ्रीडम, और एक डिज़ायर उन्हें होती है कि भाई फ्रीडम मुझे हासिल करनी है, और ना सिर्फ मुझे बल्कि अपने सभी लोगों को। एंड व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट फ्रीडम वाज जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट सून ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिज कम्युनिटी, और धीरे धीरे फिर उनको जो फ्रीडम की उनकी डिज़ायर है वो अपने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती है बल्कि अपने पूरे लोगों, पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी तक सोचने लगते हैं उनकी फ्रीडम के बारे में। मंडेला स्लोली रियलाइज दैट नॉट ओनली हिज फ्रीडम बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, लेकिन सभी ब्लैक लोगों की जो फ्रीडम है वो इम्पोर्टेंट है। एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप अ हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल एंड स्टार्टेड, और उनकी उस दिशा में वो काम करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेचर हैज़ मैनी वंडर दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, कि नेचर जो है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है लेकिन लोग बाग फिर भी उसे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, उसकी तरफ कभी टेंशन पे नहीं करते हैं। तो फोक पोयम किस तरीके से अलग है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो नेचर को बहुत अच्छे से शो करती है। कैसे शो करती है ये दिखाना है जी। देखिए, नेचर हैज़ मैनी वंडर्स एंड ब्यूटीज, इट इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग सीनरीज, बहुत अलग अलग चीज़ें उसमें होती रहती हैं। दे नेवर पे अटेंशन, लोग बाग ज़्यादा उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फॉग में कार्ल सैंडबर्ग ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें दिखाई हैं और उन्होंने अटेंशन पे करी है नेचर के इन फिनोमेना पे, और फॉग को उन्होंने यहाँ पे लिया है। वन सच नेचुरल फिनोमेना दैट कैप्चर्स हिज अटेंशन इज फॉग, फॉग है ये नेचुरल फिनोमेना, और फॉग को लेकर इन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि एक पूरी की पूरी एक पोएम लिख दी, और उससे कुछ रिजेम्बलेंस भी वो दिखाते हैं। रिजेम्बलेंस किससे, सिमिलरिटी दिखाते हैं फॉग की कैट से, कि कैट और फॉग जो है काफ़ी सिमिलर है, रिजेंबल करते हैं। ठीक है जी। ही इवन डिस्क्राइब दिस रिजेंबल द वे अ कैट मूव्स एंड सिट्स, कि जिस तरीके से कैट बैठती है, ठीक है, मूव करती है, उसी तरीके से फॉग है। द फैक्ट दैट सच अ रिजेंबलेंस वाज फाउंड बाय द पोएट शोज हाउ कनेक्टेड, और ये रिजेंबलेंस जब ये जब उन्होंने फॉग को महसूस किया है, बहुत ध्यान से अटेंशन उस पर अपनी पे की है, तभी वो ये देख पाए कि फॉग क्या है, किसकी तरह है। द पोएम देन एक्ट एज मोटिवेशन फॉर पीपल, और एक मोटिवेशन का भी काम करती है कि नेचुरल फिनोमेना को हमें ध्यान से देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद और दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से भी एक करना है। भोली के ऊपर है। भोली इज़ अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से बिल्कुल अलग थी। दिस डिफरेंस मेक हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड लाफ्टर, और ये जो उसका डिफरेंस था इसकी वजह से उसे नेग्लेक्ट और अवॉइड किया गया और लोगों के लिए एक हंसी का मतलब लाफिंग स्टॉक वो बन के रह गई। तो ये दिखाना है हमें। तो यहाँ पूरा भोली के बारे में बताया गया है कि जब वो चाइल्ड थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही थी और दूसरों की तरह थी,
लेकिन शी सफर्ड फ्रॉम अ वीक माइंड ड्यू टू, धीरे धीरे क्या रहा, जब वो एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कॉट पे से गिर गई, जिसके कारण जब वो 10 मंथ्स की थी, ठीक है, फिर उसने स्टैमर करना भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा स्पीच साफ नहीं थी, हकलाना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको पॉक मार्क्स हो गए, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ हो गई, उसके चेहरे पर काफ़ी सारे मार्क्स आ गए, तो थोड़ा माइंड में उसकी समस्या रही, और फिर फेस पर इस तरीके से चीज़ें रहीं, और ऊपर से उसका बोलना भी। तो ये सारी चीज़ें ने मिलकर, ऑल दीज मेड हर फैमिली एंड अदर चिल्ड्रन ट्रीट हर बैडली, उसके बाकी बच्चों ने, सभी ने उसे बैडली ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो इंट्रोवर्ट हो गई, सभी से डरने लगी, शर्माने लगी, बोलना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। टू हेल्प सच चिल्ड्रन फेस द वर्ल्ड ब्रेवली वी मस्ट ट्रीट देम विद लव। अगर ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें लव एंड अफेक्शन से उन्हें ट्रीट करना होगा और अनकरेज करना होगा, जिससे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी ज्वाइन कर सकें। वी मस्ट नॉट मॉक, और उनकी डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंस्टेड वी शुड गिव देम होप, और मैं उन्हें होप देनी चाहिए दैट दे कैन बी एज गुड, और वो भी नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ लीड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एज वी नो दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट शुड बी गिवन। सभी बच्चे अपने आप में यूनिक और स्पेशल होते हैं, अगर सही से गाइडेंस मिले तो वो लोग भी अच्छे और ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन लाइक भोली इन आर सोसाइटी हु नीड अटमोस्ट केयर एंड अफेक्शन, और बहुत सारे बच्चे हैं भोली की तरह ही, केयर एंड अफेक्शन की ज़रूरत है। वी मस्ट हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, टू एक्सेल इन देयर फ्यूचर, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिससे वो एक्सेल कर पाएँ अपने फ्यूचर में। और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, रिचर्ड ई ब्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। वेल राउंडेड का मतलब बहुत मल्टी टैलेंटेड। डू यू एग्री कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है, एंड इलस्ट्रेट द इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट चैप्टर में से है ये। तो जी बिल्कुल, रिचर्ड ई ब्राइट जो हैं वो एक वेल राउंड पर्सनैलिटी शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं फ्रॉम हिज चाइल्डहुड से ही। हिज जीनियस वॉज ऑब्वियस बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड में थे जब वो, तो वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, और उसके अलावा रॉक्स को भी, फॉसिल्स को भी, कॉइन्स को भी, और जो उनके आसपास 25 टाइप की जो बटरफ्लाइज थी, 25 स्पीसीज़ की बटरफ्लाई थी, वो सब उन्होंने कलेक्ट की हुई थी, जो भी आसपास उनके होम टाउन के पाई जाती थी। फिर उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, और सिर्फ साइंस ही नहीं उनका अकेला पैशन था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वो स्कूल के डिबेटिंग क्लब के, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के इफ़ेक्टिव डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे थे, और एंथुसियास्टिक कैनोइस्ट थे, एंड एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन भी थे। कीन इन सेट, फोटोग्राफी में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ इट वॉज सिंपल फॉर हिम टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू मैनी अदर इंटरेस्टेड। चैम्पियन, ही वॉज अ चैम्पियन not because of his desire to win for the sake of winning but for attempting to do his best। सिर्फ जीतने के लिए उन्हें नहीं करते थे किसी भी काम को, बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए। एंड ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ मेक हिम अ वेल राउंड पर्सनैलिटी, और ये सारी चीज़ें उन्हें एक वेल राउंड पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू।